हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत 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 यूजफुल है। तो आज है हमारा फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। अब से पहले हम फंक्शन समझ चुके हैं, रिलेशन समझ चुके हैं। आज कंटिन्यू करते हैं। क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं क्लास के बारे में बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को फंक्शन थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता, विश्वास कीजिए ये क्लास सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब देखो, कंपोजिशन का मतलब ही क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं ना। जैसे कई बार हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, बोलते हैं इसके कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर करने वाले कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि अब हम दो फंक्शन को एक साथ क्या करेंगे, कंपोजिट करेंगे, मर्ज करेंगे या फिर दोनों को एक साथ मिलाएंगे। कैसे, देखो तरीका होता है। मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ ए टू बी। हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है जो कहाँ से ए से बी तक है, और एक जी फंक्शन है जो बी से सी तक है। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय गोफ। अब देखो यहाँ पर जी ओ एफ, ये जो हमने लिखा है जी ओ एफ कंपोजिशन, जी ओ एफ, इसी को हम पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में गोफ। ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे एफ ओ जी, फोक। अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कब गोफ डिफाइन होता है और कब फोक डिफाइन होता है। ठीक है, कंपोजिशन पर करते हैं ऐसे दो फंक्शन लिख के उनके बीच में ये ओ लिख देते हैं। यही है कंपोजिशन का सिंबल और कंपोजिशन को लिखने का तरीका। इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी डिनोटेड बाय गोफ ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे हम, गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, for every x belongs to A. In other words, the composition is obtained by applying f first and then applying g to the result. चलो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है कोई टेंशन नहीं है, अभी समझाता हूँ। देखो एक सेकंड में। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है f। वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। अब देखो ये फंक्शन f a से b तक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे फंक्शन जो a है ये इसका डोमेन है, इसको a लिख देते हैं, और ये जो है इसको b लिख देते हैं कि ये मेरे फंक्शन का कोडोमेन है। और फंक्शन डिफाइन है यहाँ से यहाँ पे, तो इसको हमने f से दिखा दिया। ठीक है, अब हम उसका विजुअल डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक दूसरा फंक्शन गिवन है। वो फंक्शन क्या है, g। तो g कहाँ से कहाँ तक गिवन है, g गिवन है b से c तक। तो मैंने क्या किया, इधर में ये डोमेन b ले लिया, यहाँ पे कोडोमेन c ले लिया, और ये मैपिंग जो जा रही है g है। अब देखो कंपोजिशन कैसे डिफाइन हुआ। कंपोजिशन डिफाइन होगा g ऑफ f ऑफ x। कैसे डिफाइन होगा, g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ g ऑफ f ऑफ x, इसी को बोलते हैं गोफ ऑफ x। इसको सोल्व करने का तरीका होता है इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आपको इसको लिख के दिखाता हूँ, g ऑफ f ऑफ a, स्मॉल ए। स्मॉल ए कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमने ये ए बी सी लिए हैं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं स्मॉल ए से कहना चाहूंगा कि स्मॉल ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी का मतलब बी का एलिमेंट है, स्मॉल सी का मतलब वो सी का एलिमेंट है, ताकि हमें क्या हो, क्लियरिटी हो। तो अगर मान लो आपसे जी ऑफ एफ ऑफ ए फाइंड करना हो, तो अब क्या करोगे, आप सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड करोगे। अब हम फंक्शन बहुत अच्छे से जानते हैं, एफ ऑफ ए कहने का मतलब है कि ए डोमेन का एलिमेंट है, उस पर एफ अप्लाई होगा। तो देखो a कहाँ का एलिमेंट है, यहाँ का एलिमेंट है, इस पे f अप्लाई होगा, फंक्शन अप्लाई होगा, तो ये इधर किसी एलिमेंट b पे चला जाएगा, है ना भाई। a की इमेज आ जाएगी, f ऑफ a क्या है, a की इमेज b। तो यहाँ पे मैं f ऑफ a की जगह क्या लिख सकता हूँ, फिर b लिख सकता हूँ, स्मॉल b। अगेन स्मॉल b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये कैपिटल B का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया g ऑफ b। अब g ऑफ b कहने का मतलब है, अब ऊपर वाला भूल जाओ, g ऑफ b यानी कि g फंक्शन पे b अप्लाई हो रहा है, बी एलिमेंट पे सोई जी फंक्शन अप्लाई हुआ है। अब देखो ये है मेरा जी फंक्शन, बी है तो यानी कि स्मॉल बी यहाँ का एलिमेंट है। अब जाहिर सी बात है, स्मॉल बी कैपिटल बी से हम लेकर चले थे। ठीक है, अब इस पे फंक्शन जी अप्लाई होगा, तो ये इसको इधर किसी सी पे ले जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ बी सी के इक्वल। तो यानी कि जो हम जी ऑफ एफ ऑफ ए फाइंड करने चले थे, फाइनली वो एलिमेंट हमें क्या मिल गया, सी एलिमेंट मिल गया। तो यही हुआ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जब हमने ए से बी पे गए और फिर यहाँ से फंक्शन जी ने कमांड ले ली और बी से सी पर गए, तो अल्टीमेटली जो ये मेरा ए था यही सी पे मैप हुआ कंपोजिशन करने की वजह से। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझो। देखो एफ एक फंक्शन था जो ए से बी जा रहा था, तो हमने यहाँ पे डोमेन ए लिया, को डोमेन बी लिया, ये एफ एक मैपिंग दिखा दी।
स्मॉल ए बी सी मैंने इसलिए लिया ताकि अभी हमें क्लियरिटी रहे कि कौन सा एलिमेंट कौन से सेट से आया है, ठीक है। चलो अब हमें फाइंड करना था g ऑफ f ऑफ x, तो x को अभी मैंने a ले लिया समझने के लिए, तो g ऑफ f ऑफ a फाइंड कैसे करते हैं, पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे f ऑफ a। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं f ऑफ a कहने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि f फंक्शन है, a हमारा डोमेन का एलिमेंट है और f ऑफ a जो है वो a की इमेज होगी जो कुछ b होगी, ठीक है। तो बस वही हुआ, जब इस पे f फंक्शन अप्लाई हुआ तो ये a क्या था, किसी b पे जाके मैप हो गया, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। अब यहाँ से ये जो b है ये g के लिए किसका काम करेगा, डोमेन का। भाई अगर मान लो मैं आपको सिर्फ इतना लिख के दूं g b टू c है और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे g ऑफ b की वैल्यू बताओ, तो आप इससे क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि g मेरा एक फंक्शन है और b जो है एलिमेंट है डोमेन का, जब इस पे g अप्लाई होगा तो b की इमेज निकल के आएगी जो किसी c के अंदर आएगी, है ना, क्योंकि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो बस वही हुआ, यहाँ पे g ऑफ b आया, जब हमने इस b एलिमेंट पे g अप्लाई किया तो बेसिकली c आया। तो अल्टीमेटली जो हम a की इमेज लेने गए थे, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि गो ऑफ a जो है वो क्या है, c है, ठीक है। तो वही हुआ कि जो a है वो अप्लाई होने के बाद c पर चला गया, तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखो एक हुआ गोफ, अब एक होता है फोक। अब हर केस में गोफ और फोक डिफाइन नहीं होते, हमें ये चेक करना होता है। देखो जैसे इसी वाले केस की मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसी केस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गोफ डिफाइन था, अगर मैं यहाँ पर फोक डिफाइन करने की सोचूं कि मुझे फोक ऑफ एक्स निकालना है, तो फोक ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या होगा, फोक ऑफ एक्स कहने का मतलब होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये सोल्व करूँ, ठीक है। चलो करके देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। अब हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सोल्व कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए मैं एक्स को जो है अभी बी लेकर चल रहा हूँ। क्यों लेकर चल रहा हूँ बी, क्योंकि जो मेरा जी है वो बी से सी पे जा रहा है, तो स्मॉल बी किसको दिखाएगा, इसके एलिमेंट को दिखाएगा। तो जब हम जी ऑफ बी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ बी, यानी कि बी का एलिमेंट जी मैपिंग के थ्रू कहाँ चला गया, जी फंक्शन के थ्रू सी पे, तो एफ ऑफ सी। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ सी की, सी किसका एलिमेंट है, कैपिटल सी का। अब एफ पे जाओ भाग के, देखो एफ का डोमेन क्या है, ए, क्या सी ए के अंदर होगा। अभी तक हम ये लेकर चल रहे हैं कि ए बी सी डिस्टिंक्ट है, स्मॉल ए के सेट को दिखाता है, स्मॉल बी बी के सेट से आ रहा है, स्मॉल सी सी के सेट से आ रहा है, तो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं एफ ऑफ सी। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो ए से बी डिफाइन है, फंक्शन का डोमेन क्या है, ए है, लेकिन हम वैल्यू क्या इंसर्ट कर रहे हैं, सी इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम वैलिड इनपुट नहीं दे रहे हमारे फंक्शन को, तो इससे आगे हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ वाले केस में जो ये आपका फोक है ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कंक्लूड करें तो ये बात हम कह सकते हैं कि अगर हम गोफ निकाल रहे हैं तो जो हमारा लास्ट वाला फंक्शन है इसका जो को डोमेन है वो पहले वाले फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम ये एफ अप्लाई करेंगे यहाँ का एलिमेंट भाग के जाएगा इसके को डोमेन के पास। अब इसका जो को डोमेन है वो अगले वाले फंक्शन का डोमेन होना चाहिए। देखो इसका जो को डोमेन है वो अगले वाले फंक्शन का डोमेन होना चाहिए, तभी तो उस पर अगला फंक्शन अप्लाई हो पाएगा। अगर मान लो वो उसके डोमेन से ही नहीं आया तो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर। चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है हमसे फंक्शन। देखो फंक्शन बस इतना कहना चाह रहा है कि आपने कोई एक एफ लिया फंक्शन, ये आपने लिया ए से बी, ए से बी जा रहा है आपका एफ, ठीक है। अब फिर आपने बी से सी जाता हुआ एक फंक्शन ले लिया जी, तो एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी, जी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से सी। अब आप डिफाइन करने लगे गोफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स यानी कि ये एक्स किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है ना। अब अपनी सहूलियत के लिए भी फिर से इसको हम ए ही समझ के चलते हैं कि हम जी ऑफ एफ ऑफ ए निकालना है, ताकि हमें क्लियर रहे कि हम किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। अब देखो एफ ऑफ ए निकालो, अब ए किसका पार्ट है, स्मॉल ए का, तो स्मॉल ए किसका पार्ट है, कैपिटल ए का, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ ए चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट है, फंक्शन अप्लाई होगा और इसे इधर इसके रेंज सेट बी पे ले जाएगा, तो एफ ऑफ ए की जगह आ गया आपका बी। अब यहां से एफ का रोल खत्म। अब आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपको जी ऑफ बी निकालना है,
अब जी ऑफ बी आप जब ही निकाल सकते हो जब ये जो बी एलिमेंट है जी के डोमेन से हो। अगर मैं जी का डोमेन देखूं तो वो कैपिटल बी है, हाँ इस केस में हम निकाल सकते हैं। तो जी जब अप्लाई करेंगे तो ये किसी सी पे इसको मैप करा देगा, तो हमारा एफ ऑफ ए जो था ये अल्टीमेटली सी पे आ गया। ठीक है, वहीं अगर इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को एफ ऑफ जी ऑफ बी निकालना था, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? आप लिखने का तरीका यही है, एफ ऑफ जी ऑफ बी ऐसे लिखते हैं कंपोजिशन को जब सोल्व करते हैं। तो पहले आप जी ऑफ बी सोल्व करोगे। जी ऑफ बी कहने का मतलब है जी फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है, डोमेन बी है, डोमेन का ही एलिमेंट है, तो जब जी अप्लाई होगा तो वो इस बी को किसी सी पे ले जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ सी। अब जी को भूल जाओ, अब सिर्फ एफ ऑफ सी पे ध्यान दो। एफ ऑफ सी अगर आपको निकालना है तो ये सी जो है ये एफ के डोमेन से होना चाहिए। एफ का डोमेन क्या है? बेसिकली ए है। तो अगर सी ए का एलिमेंट नहीं है तो हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते, तो यानी कि हम कहेंगे इस केस में फोक डिफाइन नहीं है। तो ऐसा होगा, कई बार आपके कंपोजिशन में गोफ डिफाइन होता है, कई बार आपके कंपोजिशन में फोक डिफाइन होता है, और कई बार दोनों डिफाइन होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो ये मेरा लास्ट वाला फंक्शन होता है ना एफ, इसका जो को डोमेन है वो सेम होना चाहिए इसके डोमेन का, या सबसेट होना चाहिए, है ना। सबसेट होगा तो भी काम चलेगा क्योंकि उसके अंदर ही आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, क्लियर? चलो अब चलते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे। किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? देखो मैंने आपको वन वन ऑन टू फंक्शन निकालने बताए थे। वन वन फंक्शन क्या था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आए। ऑन टू फंक्शन क्या था? जब रेंज हमारी को डोमेन के इक्वल हो जाए। और अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं बताओ? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जब भी इनवर्स का जिक्र आएगा जरूर देखना बाइजेक्टिव आया होगा। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब भी हम इनवर्स डिफाइन करेंगे किसी फंक्शन का, यहाँ पे स्टार लगा के लिख लो कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव इनवर्स। तो अगर हम फंक्शन के इनवर्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस फंक्शन को सबसे पहले बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि उस फंक्शन को वन वन और टू होना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन मैनी वन है या इनटू फंक्शन है, या वन वन है बट इनटू है, या मैनी वन है बट ऑन टू है, तो उस केस में इनवर्स डिफाइन नहीं होता। इनवर्स डिफाइन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस फंक्शन को सबसे पहले वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स डिफाइन नहीं हो सकता। और अगर किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन है तो वो फंक्शन डेफिनेटली एक बाइजेक्टिव फंक्शन रहा होगा। ये सबसे की इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि एफ ए से बी इज अ फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? अगर फंक्शन हमने ए से बी डिफाइन किया तो एफ इनवर्स हम कहां से कहां डिफाइन करते हैं? बी से ए डिफाइन करते हैं, सच दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब क्या होगा? कंपोजिशन लगा यहाँ पे, कैसे लगा कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो अगर एफ और एफ इनवर्स मतलब ये इनवर्स है तो ये बेसिकली इसको मैप करा देगा वापस से एक्स पे ही, यानी कि ये बेसिकली एक आइडेंटिटी जैसा काम करेगा कि जो इनपुट आपने डाला वही आपको आउटपुट में मिला। तो इस केस में हम बोलते हैं कि एफ इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर रहा? तो बस यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं। अगर फंक्शन का इनवर्स डिफाइन है तो फंक्शन बाइजेक्टिव रहा होगा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर एफ ए से बी है तो उसका इनवर्स बी से ए डिफाइन होता है। ठीक है, और होता क्या है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, क्लियर? चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एग्जिस्टेंस की। ये कहता है कि एफ इनवर्स, अच्छा देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव, यानी कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो। इफ एंड ओनली इफ का केस है तो यानी कि कन्वर्स टू होगा कि अगर एफ बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि डोमेन जो होगा एफ इनवर्स का वो रेंज ऑफ एफ होती है। देख लो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, देखो क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है बी, तो वो रेंज ऑफ एफ है, बिल्कुल है। और को डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ होगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसको ऐसे याद करने की बजाय ऐसे रखिएगा, एफ ए से बी डिफाइन होता है तो उसका इनवर्स बी से ए डिफाइन होता है, बस उसी को इसने शब्दों में लिखा है। अब है कंपोजिशन विद ओरिजिनल। अगर एफ का एफ इनवर्स का एफ के साथ कंपोजिशन करो तो बेसिकली आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी देखो वही जो मैंने आपसे कहा था ना कि आइडेंटिटी की तरह काम करता है। आइडेंटिटी फंक्शन था क्या?
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो बस यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ बी बन के आएगा, वे आई ए एंड आई बी आर द आइडेंटिटी फंक्शन। अब एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, फिर से एफ ही आता है। इफ एफ इज बाइजेक्टिव तो उसका इनवर्स फंक्शन जो आएगा वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही आएगा। एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल, तो गोफ इनवर्स कैसे ओपन होगा, एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। यहाँ पे ये बात हमें समझनी होगी, गोफ डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो गोफ इनवर्स किसके इक्वल होता है, उल्टा इसको हम ओपन करते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। कई बार हम इसी को शू सॉक्स प्रॉपर्टी ऐसा भी आप कई जगह लिखा देखेंगे, ऐसा हम एक जगह सेट में भी यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं, और आपका ट्रांसपोज में जब मैट्रिक्स आप पढ़ोगे जब हम यूज करते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसको बोलते हैं बेसिकली शू सॉक्स प्रॉपर्टी। मतलब बहुत इजी सा नाम है। शू सॉक्स कहने का मतलब है जैसे जब हम पहले शूज पहनते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सॉक्स पहनते हैं फिर शूज पहनते हैं, लेकिन जब उतारते हैं तो पहले शूज उतारते हैं फिर सॉक्स उतारते हैं। तो यही हुआ, पहले जी ऑफ एफ इनवर्स हुआ, जब इनवर्स अप्लाई होगा तो एफ पहले आएगा जी बाद में जाएगा, ठीक है। चलो ये यहाँ पर कैसे कट गया है मुझे भी नहीं पता। ग्राफ है कि अगर देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहता है कि ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ अक्रॉस द लाइन y इक्वल टू x। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो अगर इसका इनवर्स डिफाइन है तो ये फंक्शन जो होगा, मान लेते हैं कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, अगर इसका इनवर्स डिफाइन है तो उसका जो इमेज बनेगी वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो यानी कि ये वाला जो ग्राफ होगा ये एफ इनवर्स का ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये एफ का ग्राफ है। ये प्रॉपर्टी यही कहना चाहिए, एक बार फिर से देख लो, कई बार छोटे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, कोई हमसे पूछ भी लेता है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स है तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो हम कहेंगे वो y इक्वल टू एक्स की लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। चलो मोनोटोनिसिटी क्या कहता है कि अगर f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इन्वर्टिबल है, तो f इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा अकॉर्डिंग टू अवर f, ठीक है। यही लिखा था जो कट गया मैंने बोल दिया। अब चलो आगे चलते हैं, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो इनवर्स फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, ये कहता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को समझो, जब हम रेंज निकालना सीखेंगे तब भी ये एक्सप्रेशन लौट के आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। इसका मतलब क्या, अब हम फंक्शन इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अब हम जानते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब है कि ये एक फंक्शन है f जो हमारा x से y पे डिफाइन है, और स्मॉल x जो है वो इस कैपिटल x से आया है, स्मॉल y जो है वो इस कैपिटल y से आया है। मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब एक फंक्शन है जिसमें x हमारा डोमेन है और y हमारा उसकी रेंज निकल के आई है, बेसिकली को डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कहता है इनवर्स फाइंड करने के लिए कि यहाँ पे आप बीच में कुछ खुचुड़ पुचुड़ करो, है ना, यानी कि बीच में आप कुछ मैनिपुलेशंस करो, बीच में कुछ खुचुड़ पुचुड़ करो, और इस एक्सप्रेशन को आप फाइनली बना दो x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का एक्सप्रेशन। x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कहने का मतलब क्या हुआ, अब फंक्शन का डोमेन क्या है, y है, और रेंज क्या आई है, x, ठीक है। अगेन रिपीट, इन दोनों में आपको फर्क समझना होगा। सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब है दिस इज अ फंक्शन विद द डोमेन x विद द कोडोमेन y। अब हम इसमें कुछ मैनिपुलेट करेंगे, कुछ कुचुड़ पुचुड़ कर देंगे, और उसके बाद हम इसको मैनिपुलेट करके ले जाएंगे x इज इक्वल टू एफ ऑफ y बना देंगे। जैसे ही हम x इज इक्वल टू एफ ऑफ y बनाने में कामयाब हुए कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ x वेरिएबल है और राइट साइड पे कोई फंक्शन ऑफ y है, उसी दौरान उसी अगली लाइन में हम लिख देंगे x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर देंगे x से। बस आ गया आपका इनवर्स, ठीक है। नहीं समझ में आया, आ जाओ एक क्वेश्चन से समझ लोगे अभी। जैसे मान लो हमें दिया था y इज इक्वल टू 4x प्लस 5/4, ये हमें कोई फंक्शन दिया था, तो अब देखो मैं साइड में लिखता चलूंगा, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह का फंक्शन है, एक साइड में y है दूसरी साइड में फंक्शन ऑफ x मौजूद है। अब मैंने क्या कहा था कि इसको हम कुछ मैनिपुलेट करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ खुचड़ पुचड़ करेंगे और ले जाएंगे x इज इक्वल टू एफ ऑफ y बनाने। तो कैसे करेंगे, पहले y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब 5 को बच्चे इधर ले आओ तो 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x। अब x को 4 को इधर भेज दो तो बेसिकली ये आ गया x इज इक्वल टू
4y माइनस 5/4। देखो हमने कर दी बीच में कुछ खुचुड़ पुचुड़, कुछ कर दिया मैनिपुलेशन। अब हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इस फॉर्म में ले आए हम, एक साइड में x मौजूद है, दूसरे साइड में फंक्शन ऑफ y मौजूद है। तो बस अब क्या करना था, x को रिप्लेस करना था f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर देना था x से। तो ये मेरे फंक्शन का इनवर्स आ गया, ये मेरे फंक्शन का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल लिया, चलो इसको भी समझते हैं एग्जांपल कैसे होगा। कहता फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो सबसे सिंपल है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फॉर्म में पहले लिख लो, ये लिख लिया हमने, साइड में मैं बता देता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमने फॉर्म बना लिया। अब हमें बीच में कुछ खुचुड़ पुचुड़ करनी है और इसको बना देना है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। चलो तो बनाओ, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप log ले लो दोनों साइड विद बेस 2। अब बेस 2 ही क्यों लिया, क्योंकि जिन बच्चों ने log पढ़ रखा होगा वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारे पास एक log की प्रॉपर्टी होती है कि log a विद बेस सेम बेस इज इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा, एक और log की प्रॉपर्टी होती है कि log m पावर n इज इक्वल टू n log m। जिसने नहीं पढ़ रखा उसको भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी मैं क्लास में या कभी भी आप मेरी किसी जनरल वीडियो को भी उठा के देखेंगे ना, जो मैंने प्रीवियस ईयर सोल्व कराया होगा, मैं क्वेश्चन कराने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो अगर आपको वो कंटेंट नहीं भी पता है तो भी घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि भैया वहाँ पे आपको पढ़ा कर ही आगे चलते हैं। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले log m की पावर n से इसको लिख दो x स्क्वायर माइनस x, और इधर हो गया आपका log 2 विद बेस 2, है ना। देखो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे पढ़ो, log m की पावर n, तो n आगे आ गया, m यही रह गया। अब log a विद सेम बेस की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस log y विद बेस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि log 2 विद बेस 2 की वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो ये जो log y विद बेस 2 था इसको मैं इस साइड ले आया, तो मेरे पास बच गया सिर्फ ये। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बोल देता हूँ। देखो इस एक्सप्रेशन log 2 विद बेस 2 की वैल्यू हो गई 1, तो इसको छुपा दो 1। अब क्या बच गया एक्सप्रेशन log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो log y को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log y इज इक्वल टू उधर बच जाएगा आपका 0। अब ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करना तो आप जानते हैं। कैसे सोल्व करें बताओ, क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करते हैं भाई। ये ऊपर होगा 2 उंगली से, हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac यानी कि 4 log y विद बेस 2 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद है ना, या वो भी मैं बता दूं, चलो तो बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जब क्वाड्रेटिक गिवन हो तो रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बस इसी की हेल्प से हमने यहाँ पे लिखा, तो 2 इंटू 1 बेसिकली 2 ही आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, एक लाइन बचा लेते हैं। अब देखो हमें क्लियरली कहा गया था क्वेश्चन में x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ छोटा आएगा और 2 से डिवाइड भी होगा है, तो इसको हटा देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log y विद बेस 2 अपॉन 2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, ये हम डोमेन में सीखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई ये। अब जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू सम f ऑफ y इस तरह का फंक्शन बना दिया, ये बीच में सब खुचुड़ पुचुड़ करके मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चला था, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y बना दिया, तो अब बहुत सिंपल है, x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर दो आप x से। और ये आ गया आपका f इनवर्स x, ठीक है। समझ में आया, इनवर्स फाइंड करना बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लो, मैनिपुलेट करो, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y बनाओ, x को f इनवर्स x से, y को x से रिप्लेस कर दो, उसका इनवर्स आपको मिल गया। चलो
अब चलते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन पे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और समझते हैं। इधर समझते हैं पहले इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये कहता है एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से। एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया? माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा बेसिकली माइनस एक्स। अगर ये वापस से लौट के एफ एक्स ही आ जाए तो हम बोलते हैं ये हमारा इवन फंक्शन है। समझने के लिए अभी समझाता हूँ, यही इसके नीचे एग्जाम्पल लेके, टेंशन मत लो। मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस y को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन था। मेथड कहता है x को रिप्लेस करना है किससे? माइनस एक्स से। तो मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो ये बना एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है? किसके इक्वल है? मेरा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना। मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स के ही इक्वल आ गया। अब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे? ये एक कैसा फंक्शन है? ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। क्लियर? चलो अब यहीं पे समझ लेते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है। आ जाओ, ऑड फंक्शन भी समझा देता हूँ। इधर कलर बदल लेते हैं ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। ऑड कहता है, क्या कहता है? कहता है तेरी काली काली आंखें तू। अच्छा, क्या कहता है? देखो, अगर मान लो यहाँ पे ऑड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये कहता है एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस किया हमने? माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर ये मेरा वापस से लौट के माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मेरा ऑड फंक्शन है। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया था, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे ऑड फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल से अभी क्लियर कर देते हैं। मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये हुआ माइनस एक्स की होल क्यूब। तो बेसिकली ये क्या बना? माइनस एक्स की क्यूब। अब माइनस ऐसे ही रखें, एक्स क्यूब किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह पे एफ एक्स लिख दिया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो बेसिकली ये कैसा फंक्शन हुआ? ये हमारा एक ऑड फंक्शन हुआ। क्लियर? इसी तरह से आप लोगों को याद होगा कि हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि कॉस ऑफ माइनस एक्स, बेसिकली कॉस इस माइनस को खा जाता है और सिर्फ कॉस एक्स बचता है। तो जब आप देखोगे तो कॉस एक्स कैसा फंक्शन आएगा? इवन फंक्शन आएगा। कॉस एक्स को लेकर चलो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और कॉस ऑफ माइनस एक्स फिर से कॉस एक्स हो जाता है, तो ये एक इवन फंक्शन बन जाता है। याद करो, हम लेकर चले थे, या हमें याद होना चाहिए, साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन एक्स के। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपके ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। क्या प्रॉपर्टीज है? कहता है इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि जो इवन फंक्शन है वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द वाई एक्सिस। देखो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और फिर से वही आ गया, यानी कि एक्स और माइनस एक्स दोनों के लिए सेम वैल्यू आएंगी, तो हम कहेंगे फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? वाई एक्सिस के। हमने एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर का, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप लोगों को ग्राफ मैंने बताया है, ये होता है। तो देखो ये फंक्शन आया वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, जैसा वाई एक्सिस के इधर है वैसे ही सेम इधर है। और फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, या फिर इसमें होता है आपका ऑपोजिट क्वाड्रेंट में रहते हैं वो सिमेट्रिक। जैसे हमने फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब कैसा ग्राफ होता है एक्स क्यूब का? इस तरह का ग्राफ होता है। तो देखो, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहा, जैसा उधर था वैसे ही रहा, और ऑपोजिट क्वाड्रेंट में रहा। 2 के अपोजिट 4th में आया, अगर थर्ड फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट के अपोजिट थर्ड में आया, सेकंड में होता है उसके अपोजिट 4th में आता है, ठीक है। आगे है कंपोजिशन। अगर जी इवन है तो फोग इवन होगा, अगर एफ इवन है जी ओड है तो फोग इवन होगा, अगर दोनों ओड है तो फोग ओड होगा। मतलब अगर लास्ट वाला फंक्शन इवन है
तो कंपोजिशन भी इवन आएगा। अगर फोक डिफाइन रहना चाहिए, ये सब कंडीशन हम साथ में अब अंडरस्टूड लेकर चलेंगे भाई। अगर फोक डिफाइन ही नहीं होगा तो फोक की इवन ओड की बात क्या करेंगे हम, ठीक है। तो जी इवन है तो फोक इवन होगा, एफ इवन है जी ओड है तो भी फोक इवन होगा, यानी कि बाद वाला फंक्शन इवन, कोई भी एक फंक्शन इवन लेके चले अगर हम, है ना, तो वो इवन ही आ रहा है। और अगर दोनों ओड है तो फोक ओड आएगा। डेरिवेटिव अभी आप लोगों ने अगर 12th में देख रहे हो तो आप डेरिवेटिव से परिचित होंगे, 11th वाले हैं तो उनको डेरिवेटिव से परिचित नहीं होंगे। तो अभी के लिए आप मानकर चलो डेरिवेटिव जब हम पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ओड आता है, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन आता है। अगला है एवरी पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली इवन पावर इज ऑफ एक्स इज इवन। देखो बहुत बढ़िया बात है, अगर पोलिनोमियल के पास सिर्फ इवन पावर है तो वो एक कैसा फंक्शन होगा, वो एक इवन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, सारी पावर्स इवन है तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा, तो इवन हुआ। एवरी पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली ऑड पावर और नो कांस्टेंट टर्म इज ऑड फंक्शन। अच्छा हाँ देखो, मैं आप लोगों को एक बात डिस्कस करनी भूल गया, हमने ऑड इवन देखा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम ये कह दें अगर एक फंक्शन इवन नहीं कि अगर एक फंक्शन इवन नहीं है तो वो ओड होगा, या एक फंक्शन ओड नहीं है तो वो इवन होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं चलती कि अगर वो इवन नेचुरल नंबर नहीं है तो वो ओड नेचुरल नंबर होगा, ओड नेचुरल नंबर नहीं तो इवन होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को एक फंक्शन दिखा देता हूँ जो ना तो इवन होगा ना ओड होगा। जैसे मैंने लिया 2x² प्लस एक्स, ठीक है। अब आप इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो चेक करने के लिए, तो ये तो आ जाएगा 2x² ही, बट ये आ जाएगा माइनस का x। तो देखो ना तो ये लौट के f ऑफ x के इक्वल आया, तो ये इवन फंक्शन नहीं है। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x माइनस 2x², तो ये ना ही माइनस ऑफ fx के इक्वल आया। तो बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन हुआ जो ना तो इवन फंक्शन है और ना ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो यही मुझे बताना था। ऐसा मत सोचना कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो कि f इज नॉट अ इवन फंक्शन तो एकदम मान लो कि वो ऑड होगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो इवन भी ना हो ऑड भी ना हो। और ऐसा फंक्शन जो दोनों हो, इवन भी हो ऑड भी हो, ऐसा सिर्फ एक ही फंक्शन हमारे पास है, जीरो फंक्शन, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 0, सिर्फ उसी को हम बोलते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। चलो, एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x/2 f ऑफ x माइनस y/2, जहाँ पे ये जो होता है ये मेरा इवन फंक्शन है, ये जो होता है ये मेरा ऑड फंक्शन है। यानी कि हर एक फंक्शन को हम सम ऑफ एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन को हम सम ऑफ इवन प्लस ऑड फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमेशा देखना आप f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x एक इवन फंक्शन आएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x एक ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। यही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन टेकन एज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। चलो, अब यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ fx आ गई और gx, तो जो मैंने पीछे बताया था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक टेबल डाल दी, इस टेबल को आप देख लेना। ये यही कहना चाहिए कि अगर f इवन है g इवन है तो उनका एडिशन इवन होगा, सब्ट्रैक्शन इवन होगा, प्रोडक्ट इवन होगा, क्वोशिएंट इवन होगा, कंपोजिशन इवन होगा। अगर f इवन है g ऑड है तो नीदर इवन नो ऑड, नीदर इवन नो ऑड, मल्टीप्लाई ऑड होगा, क्वोशिएंट ऑड होगा, फोग इवन होगा। फोग सिर्फ एक कंडीशन में ऑड होता है, जब दोनों ही फंक्शन ऑड हो, बस, ठीक है। तो इस टेबल को आप अपना थोड़ा याद कर लेना, मेमोरी में ले लेना, ताकि इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगी, ठीक है। चलो ओके, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। हमने आज की क्लास में देखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शन। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन और हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये ION ये छुप गया है, तो हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। अच्छा हाँ, चलो अब तो आप लोग चले ही गए होंगे, अब तक कौन रुका होगा जब मैंने गुड नाइट कह दिया तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।